इंटरप्शन के लिए खेद है। एक बार मैं फिर से आ गया हूँ, विशेष कार्य से थोड़ा बाहर चला गया था। ज्वाइनिंग की लाइन पर लगे हुए हैं विनीत कुमार जी। सभी तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? एक बार कोई एक अभ्यर्थी कंफर्म कर दें। ठीक है। आज मैंने निर्णय लिया है कि मार्च के संदर्भ में कुछ एक बातें कल छूट रही थी, तो उसे पहले कर लिया जाए और फिर करंट अफेयर्स की एक छोटी सी कक्षा के बाद हम स्टैटिक जीएस की ओर बढ़ चलेंगे। तो आप करंट की कॉपी में लिखने की शुरुआत करें, जहां आपने मार्च 2023 के करंट के अंतिम बिंदु को स्थगन किया था। शुरुआत करें। लिखिए लिखिए छठा फेडरेशन कप। छठा फेडरेशन कप। छठा फेडरेशन कप। फेडरेशन कप चैंपियनशिप में छठा फेडरेशन कप चैंपियनशिप में बिहार को 3 पदक मिले थे। बिहार को 3 पदक मिले थे। बिहार को 3 पदक मिले थे, जिसमें जिसमें बिहार की अंशु कुमारी ने जिसमें बिहार के अंशु कुमारी जी ने स्वर्ण पदक जबकि जबकि पंकज कुमार सिंह ने जबकि पंकज कुमार सिंह ने स्वर्ण एवं कांस्य पदक जीता है। पंकज कुमार सिंह ने स्वर्ण एवं कांस्य पदक जीता है। स्वर्ण एवं कांस्य पदक जीता है। जीता है। नेक्स्ट पॉइंट। 4-5 बातें छूट रही थी और मैंने संकलित कर लिया है, तो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचा ही दूं, ताकि मार्च 2023 का डेटा आपके हाथ में रहेगा तो आप समय से रिवीजन कर पाएंगे। और साथ ही मैं कुछ तथ्य ग्रुप में भी भेजता रहता हूं, उसको भी देखते रहिएगा। बहुत जल्द एक विशेष तथ्य आपके सामने लाएंगे, शायद कल, जहां हम विभिन्न क्षेत्रों में कौन प्रथम रहा है इसको एक बार देख लेंगे। अगला बिंदु लिखिए। देखिए, हाल ही में आयोजित हाल ही में आयोजित ईस्ट जोन हाल ही में आयोजित ईस्ट जोन ईस्ट जोन महिला साइकिलिंग ईस्ट जोन महिला साइकिलिंग लीग में बिहार शीर्ष स्थान पर रहा।
बिहार शीर्ष स्थान पर रहा, शीर्ष स्थान पर रहा, जिसमें जिसमें 40 किलोमीटर वर्ग में, जिसमें 40 किलोमीटर वर्ग में बिहार के मंजू कुमारी ने, जिसमें 40 किलोमीटर वर्ग में बिहार के मंजू कुमारी ने, बिहार के मंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। स्पष्ट हुआ? करंट को बार बार दोहराते रहिए। आगे चलकर मैं टेस्ट सीरीज डिज़ाइन करवा रहा हूं ताकि ससमय हम टेस्ट भी ले सकें, और उसमें हर एक टेस्ट में करंट समाहित होगा। जैसे बीपीएससी में देखिएगा कि 30 से 35 प्रश्न तो ऐसे आते हैं कि यदि करंट कमांड न हो तो लगभग वहां ऋणात्मक अंक आने की संभावना होती है। हम आगे चलेंगे। मुख्य बातों में आते हैं। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के बारे में आप में से कितने अभ्यर्थियों ने सुना है? सुनाइए पंकज जी। किस राज्य के थे? किन्हीं को याद है कि बिस्मिल्लाह खां किस राज्य से संबंधित थे? बिहार से ही संबंधित थे। लिखिए, पॉइंट लिख लेते हैं। लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि मृत्यु हुई है। वेरी गुड, आपको याद है। लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि मशहूर शहनाई वादक मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां बिस्मिल्लाह खां मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की 107वीं जयंती की 107वीं जयंती 107वीं जयंती 21 मार्च 2023 को मनाई गई थी। 21 मार्च 2023 को मनाई गई थी। 2023 को मनाई गई थी। इसी में अब ध्यान रखिएगा, तो 24 जो 107वीं जयंती है वो 2023 में हुई, तो 108वीं कब होगी? 24 में होगी। तो यदि इस प्रश्न में 2024 का डेटा दे दे, वैसे जब 24 के मार्च के डेटा में हम जाएंगे तो मैं जरूर मेंशन करवा दूंगा, लेकिन तत्काल कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए कि 2023 में 107वीं थी, जितना साल बढ़ेगा वह बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। आरपीएफ ऐसे में पूछा हुआ था यह क्वेश्चन, क्या पूछा हुआ था? तो याद रखिएगा, जो बिहार के महापुरुष होंगे तो उनके विषय में क्वेश्चन आना निश्चित है। कोई बात नहीं, अब आपका नहीं छूटेगा। एक बार मैं थोड़ा सा देख कर आता हूँ, कोई आया है मिलने के लिए। आप लोग लाइन पर बने रहिए। आ रहे हैं, आ रहे हैं।
एक बार मैं फिर से आ गया हूं आपके समक्ष। सभी लोग वीडियो मोड में आ जाएं। तो हम बिस्मिल्लाह खां की चर्चा कर रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरू में भी आपसे कहा था कि महिला हो, और महिलाओं पर एक क्लास लेंगे पूरा कल, जिसमें आपको बताएंगे कि किस क्षेत्र में किस महिला का उल्लेखनीय स्थान रहा है। एक बार में ही पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। और जैसे कोई खिलाड़ी हो, पदक हो, या देखिएगा कि चर्चित पत्रकार हो, जैसे एक बार रवीश कुमार को रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। तो इन तथ्यों को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। तो अभी 107वां 2023 में था, तो 24 में 108वां हो जाएगा, और प्रत्येक साल वह बढ़ता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, इसी में एक लाइन लिखवा देते हैं, रुक जाइए, लिख लीजिए। देखिए, इनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार में हुआ था। इनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार में हुआ था। बिहार में हुआ था। स्पष्ट हुआ? वैसे इस पॉइंट को लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो समझदार और तेज तर्रार अभ्यर्थी हैं वह माइनस कर लेंगे उतना साल, तो कार्य हो सकता था। लेकिन फिर भी हमने लिखवा दिया कि यदि किन्हीं का गणितीय आकलन कमजोर हो तो वो याद रख लें इसे। मैं तो नहीं याद रखता। आप में से यदि कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं उनको कैलकुलेशन में दिक्कत होती हो तो इसको रट सकते हैं। शेष जो तेज तर्रार अभ्यर्थी हैं वो तो घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे। याद रखिएगा, बीपीएससी में 72 अंक का एक सेक्शन गणित का भी है जो पेपर 1 में है। तो पहले तो मैं सारे विषयों को अकेले ही देखता था, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो समस्त विषयों को अकेले देखने की क्षमता रखते हैं, लेकिन मैं उनमें था। लेकिन आजकल समय के अभाव में फ़िलहाल उसे देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ समय कहीं से निकाल कर और उस पर भी समय दिया जाए। आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। जीएसटी से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो पूछा जा सकता है आपसे। लिखिए, फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में जारी वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी संग्रह में जीएसटी संग्रह में 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक लाइन ऐड कर दीजिए, ये तो देश का लिखा दिया। लिखिए, राज्यवार। राज्यवार का मतलब होता है राज्यों में कौन टॉप पर है। राज्यवार मिजोरम में सबसे अधिक दर्ज की गई है। राज्यवार मिजोरम में सबसे अधिक दर्ज की गई है। स्पष्ट हुआ? अभी आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसा हुआ जब सरकारी परीक्षाओं के फॉर्म भरने में भी जीएसटी देना पड़ रहा है। निर्मला सीतारमण रह गई तो लगता है कि
और भी कई क्षेत्र होंगे जहां जीएसटी देना पड़ेगा, जिसका विरोध भी हुआ, बहुत अधिक विरोध हुआ, लेकिन देना पड़ रहा है। इस बात को भी संज्ञान में धारण करके रखेंगे। लगा दिया है। अठारह प्रतिशत का जीएसटी लग रहा है। उसमें 18% का है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि देश कर वसूलने पर उतर चुका है ना। और एक बार एक प्रसिद्ध नेता, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बयान दिया था कि कर जो लेते हैं टैक्स, वह किसी डैश देश के तरह और सुविधा डैश देश की तरह है। आप समझ पा रहे होंगे। वो दिल्ली विधानसभा से जुड़े हुए एक नेता हैं। तो है तो ज़रूर सच्चाई है, सुविधाएं उसके अनुरूप अभी तक बन नहीं पाई हैं, गुणवत्ता उस तरह से मिल नहीं पाई है, लेकिन टैक्स की दरें भारत में भी बहुत ज़्यादा है। अभी हाल ही में मैंने देखा कि एक परीक्षा में फॉर्म भरने को लेकर भी इसकी शुरुआत कर दी गई 18% की, जो थोड़ा सा है चिंताजनक है। फॉर्म भरने में टैक्स मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हाल ही में 22 मार्च 2023 को, हाल ही में 22 मार्च 2023 को 22 मार्च 2023 को बिहार ने 111वां स्थापना दिवस मनाया था। बिहार ने 111वां स्थापना दिवस मनाया था। कोई बताएंगे कि 2023 में जो बिहार दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? थीम पूछेगा आपसे, निश्चित तौर पर थीम पूछा जाता है। ये नहीं था थीम, 23 की का थीम पूछ रहा हूं। लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीपीएससी का कोई ठीक नहीं है। और बीपीएससी ही नहीं बल्कि जो राज्य और देश की परीक्षा है वह 1-2 साल पीछे से लेकर और वर्तमान तक का थीम पूछ लेती है। तो लिख लीजिए, इसका थीम था इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अब जब अगले साल का लिखाएंगे तो वहां का भी थीम लिखवा देंगे। थीम को संज्ञान में रखिएगा, क्योंकि जब भी कोई नारा जारी किया जाता है तो परीक्षा का प्रश्न बन जाता है। और बिहार का तो जब भी जारी किया जाए तो निश्चित तौर पर बिहार की विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती रहेगी। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिहार के 100 प्रखंडों में 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह
कैरियर विकास केंद्र, कैरियर विकास केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। इसमें एक लाइन ऐड कर दीजिए। कोई बताइए कि ये जो पुस्तकालय बनेंगे बिहार में, इस पुस्तकालय को कौन चलाएगी? थोड़ा हिंट कर दिए, चलाएगी अर्थात महिला ही होगी। वेरी गुड, जीविका दीदी चलाएगी। और राजेश जी, मानदेय कितना रखा गया है इसके लिए? 6,000 रुपये मासिक। लिख लीजिए इसको। लिखिए, इस पुस्तकालय का संचालन, इस पुस्तकालय का संचालन इस पुस्तकालय का संचालन जीविका जीविका दीदी करेंगी। जीविका दीदी करेंगी। जिसका मानदेय 6,000 रुपये मासिक रखा गया है। रखा गया है। रखा गया है। ब्रैकेट में एक लाइन ऐड कर दीजिए इसमें। लिखिए, बिहार ग्रामीण बिहार ग्रामीण बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा संचालित। समिति द्वारा संचालित। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए, वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में 2022 में बिहार सड़क दुर्घटनाओं में बिहार सड़क दुर्घटनाओं में 12.90% की वृद्धि हुई है। 12.90% की वृद्धि हुई है। लगभग 13 याद रखेंगे इसे। 13% रोड एक्सीडेंट बढ़ गया। सभी ने लिख लिया होगा। अब देखिए, एक लाल किला बड़ा चर्चित में रहा। अमावा लाल किला। आप में से कितने अभ्यर्थियों ने इसका नाम सुना है? लिख लीजिए। लिखिए, हाल ही में चर्चित अमावा लाल किला हाल ही में चर्चित अमावा लाल किला
नालंदा जिले में है। नालंदा जिले में है। ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिख दीजिए 60 देशों के डेलीगेट्स यहां पहुंचे थे। 60 देशों के डेलीगेट्स यहां पहुंचे थे। अब मौखिक रूप से बता देता हूं कि यह क्यों चर्चा में रहा। तो एक महाराजा थे हरिहर प्रसाद सिंह, जिनका निधन 1951 में हुआ था इसी किले में। उसके 3 पीढ़ियों के बाद, उन 3 पीढ़ियों के बाद जो अब की पीढ़ी है, उस पीढ़ी ने पहली बार इस किले में जाकर आपस में मिलकर रंग गुलाल लगाए होली के अवसर पर। और बाद में 60 कंट्रीज के डेलीगेट्स भी यहाँ भ्रमण के लिए आए थे। इसको निश्चित रूप से नोट कर लीजिएगा। हम मुख्य बातों में आ जाएंगे वापस। तो यह स्पष्ट हो गया कि यह किला क्यों प्रसिद्ध है। अब अगला जो तथ्य होगा वह बिहार में दूसरे चरण की जातीय जनगणना पर होगा। तो लिख लीजिए, अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि बिहार में द्वितीय चरण की जातिगत जनगणना बिहार में द्वितीय चरण की जातिगत जनगणना 215 जातियों के आधार पर की जाएगी। जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अप्रैल 2023 को बख्तियारपुर से कर दिया है। 15 अप्रैल 2023 को बख्तियारपुर से कर दिया है। बख्तियारपुर से कर दिया है। एक दो बिंदु और बचेंगे जो हम लिख ही लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 34वें फेडरेशन कप 34वें फेडरेशन कप 34वें फेडरेशन कप राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार के महिला टीम को कांस्य पदक मिला है। बिहार के महिला टीम को कांस्य पदक मिला है। अब ध्यान दीजिएगा कि छूट गया 34वीं फेडरेशन कप
राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार के महिला टीम को कांस्य पदक मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अब यह तथ्य क्यों महत्वपूर्ण हुआ? तो देखिए, जीएस की दुनिया में जब कोई तथ्य प्रकाश में आता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो यह तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रतियोगिता में आज तक बिहार नेशनल अवार्ड नहीं लाया था। तो तीसरा अवार्ड जो कांस्य पुरस्कार है वही सही, लेकिन बिहार ने पहली बार लाया है। तो आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह महत्वशील बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 18वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 18वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के पीयूष राज ने रजत पदक जीता है। रजत पदक जीता है। हमने आज मार्च 2023 में संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लिया है और अब आपके पास 3 माह का करंट अफेयर्स है, जनवरी से लेकर मार्च 2023 तक। और हमने टारगेट किया है कि हम 2 सालों से भी अधिक, लगभग 2.5 साल का करंट अफेयर्स अपने पास रखेंगे, ताकि हम किसी भी परीक्षा में बैठें तो हमें प्रश्न नया न लगे कि एक बार हमने इसे कहीं न कहीं देख लिया है। एक जो अगला पोर्शन है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का पोर्शन, उसमें भी मैंने एक आध कक्षाएं ली थी। एक बार कोई मुझे अवगत करा दें आप में से कि वह क्लास किस महीने तक हुई थी, कहाँ तक लिखवा दिया था मैंने? जो सबसे अधिक अपडेट हो, जिन्होंने क्लास मिस नहीं किया हो, वो एक बार बता दें कहाँ तक हुआ था, किस माह में? अच्छा, जनवरी 2023, ठीक है। यानी एक कक्षा उसकी ली थी हमने। तो आगामी जो करंट होगी उसमें भी हम क्या करेंगे, तो पहले जनवरी 2023 को पूरा करके, फरवरी को पूरा करके मार्च तक पहले आ जाएंगे, बराबर कर लेंगे उसे। और यह दोनों पैरेलल में चलता रहेगा ताकि आपको रिलेट करने में भी थोड़ी सुविधा होगी और एक स्टॉक आपके पास बन जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि संभाल कर रखिए, क्योंकि करंट का स्टॉक यदि आपके पास रहेगा तो उस दौर में जिस भी परीक्षा में आप बैठेंगे आपकी स्थिति दूसरों से सदैव ही बेहतर होगी। और 10 से 20 नंबर का अंतर हो सकता है ज़्यादा प्रश्नों में, कम प्रश्नों में 5 से 7 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। और अंतिम जो 7 नंबर होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण और सेंसिटिव नंबर होते हैं, जो आपके रैंक को बेहतर करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे यदि किसी परीक्षा में गणित पूछा जाता है तो आप देखेंगे कि गणित में जो कंपीट करने वाले लोग होते हैं उनमें 1 से 2 नंबर का अंतर होता है। यदि 50 प्रश्न कहीं हैं तो लगभग एवरेज स्कोर 46-48 का तो होता ही है गणित और रीजनिंग में। लेकिन जीएस एक ऐसा क्षेत्र है जहां 50 प्रश्न हैं तो आप देखेंगे कि बड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। जिनका करंट बढ़िया है, जो आधुनिक तथ्यों से अपडेट हैं, उनको देखेंगे 50 में 43, और एक अभ्यर्थी को देखेंगे 50 में 20, 7, -4, इस तरह के भी स्कोर देखने को मिलते हैं। तो जीएस की बड़ी अहम भूमिका है। अब हम मूल बातों में आ जाते हैं। एक बार वैदिक सभ्यता के बूस्टर फैक्ट्स में चलते हैं और आज इस कक्षा को हम समाप्त करते हुए कल एक क्वेश्चन बैंक देखेंगे और उसके पश्चात कुछ करंट के बिंदुओं को भी हम कल
देखने की कोशिश करेंगे। एक बार आप में से कोई अभ्यर्थी बता दें कि कल हमने किस बिंदु पर जाकर कक्षा को ओवर किया था। नदियां। चलिए, तो आज हम, अच्छा नदियां आज होंगी, तो हमने एक हेडिंग लिखाकर आपको छोड़ दिया था, ऋग्वैदिक कालीन नदियां। ऋग्वैदिक कालीन नदियां। अब इस नदियों से कैसा क्वेश्चन आएगा? तो नदियों से जो प्रश्न आता है उसमें प्राचीन और नवीन नाम पर प्रश्न आते हैं कि अमुक नदी का प्राचीन नाम क्या था और इस नदी का आज का नाम क्या है, आधुनिक नाम क्या है। तो आप दो कॉलम बना लें या दो हेडिंग बना लें ऐसे। एक तरफ लिख दीजिए प्राचीन नाम, और दूसरी ओर लिख देंगे आधुनिक नाम। आधुनिक नाम। लिखिए प्राचीन में वितस्ता। वितस्ता। बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई बताएं कि इसका आधुनिक नाम क्या है? झेलम। तो बिल्कुल सही उत्तर है, इसका आधुनिक नाम है झेलम। किस राज्य में है? चिनाब की सहायक नदी, वेरी गुड। तो वितस्ता को, तो हाँ, दुलहस्ती परियोजना अति महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट लिखिए नंबर 2 में कुंभ। प्राचीन नाम में कुंभ, इसका नया नाम क्या है? इसे आजकल काबुल कहते हैं, काबुल। तो इसको काबुल लिख लीजिए, कुंभ को काबुल लिख लीजिए। तीसरा लिखिए अस्किनी। अस्किनी, चिनाब, वेरी गुड। अस्किनी, चिनाब। नेक्स्ट लिखिए परुष्णी। ये तो सबको पता होगा, रावी। बहुत चर्चा में है और यहाँ पर युद्ध भी हुए हैं, कई महत्वपूर्ण युद्ध। रावी। नेक्स्ट लिखिए विपाशा। व्यास नदी। विपाशा, व्यास नदी। व्यास नदी। सतुद्री। सतलज। शतुद्री, सतलज नदी। सतलज नदी। सदा नीरा, प्राचीन में गंडक। सदा नीरा, गंडक नदी। अब एक नदी का नाम मैं लिखता हूं, द्वशद्वती। ये द है, द्वशद्वती। द्वशद्वती। घग्घर, बिल्कुल सही उत्तर, घग्घर।
दोस दोती घग्घर, सुवस्तु, अगला लिखिए सुवस्तु, सुवस्तु क्या होगा इसका? स्वात, सुवस्तु स्वात। एक नदी की चर्चा हमने हाल के 2 दिनों में की है, नदी तमा, सरस्वती, बिल्कुल सही उत्तर। मैंने बता भी दिया था कि ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख नदी सिंधु है, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, जिसे नदी तमा भी कहते हैं। तो लिख लीजिए नदी तमा, तीर का चिन्ह, सरस्वती, सरस्वती। और ऐसा दिखा तो है, वैसे सरस्वती अभी भी है जीवित, लेकिन धारा के नीचे है, ऐसा कहा जाता है। एक समय में त्रिवेणी में सरस्वती का महत्वपूर्ण योगदान था, गंगा, यमुना और सरस्वती। हम आगे चलेंगे, एक और लिख दीजिए इसमें, लिखिए गोमती। गोमती प्राचीन नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका क्या होगा आधुनिक नाम? गोमल, इसका ही नाम है गोमल, गोमती, गोमल। तो इन नदियों में यदि आपको टिक करना हो तो आप टिक कर लीजिए, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है उसको विशेष रूप से देख लेंगे। वितस्ता को टिक कीजिए, परुष्णी, विपाशा, सदा नीरा, द्वसद्वती और नदी तमा। यदि इतने को भी याद रख लेते हैं तो परीक्षा में आप स्कोर करने की स्थिति में रहेंगे। वैसे पूरा याद कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पूरा याद हो जाने से गारंटी हो जाती है कि इनमें से किसी भी नदी का नाम पूछा जाएगा तो हम उत्तर देने की स्थिति में होंगे। अब हम वैदिक साहित्य के कुछ स्रोतों की तुलना करेंगे और उनका तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। तो हेडिंग बनाकर लिखिए वैदिक साहित्य के स्रोत। वैदिक साहित्य के स्रोत। वैदिक साहित्य के स्रोत। और नीचे है तो बहुत, लेकिन इतना याद कर लीजिए कि काम चल जाए, क्योंकि यदि इसको विस्तारित किया जाए तो ये बहुत बड़ा हो जाता है और संभवतः उतना पूछा नहीं जाता है। तो मैंने संकलित कर दिया है कि जो तथ्य बार बार पूछे गए हैं हम उनको विशेष रूप से देख लेंगे। तो हमने इधर लिखा वेद, ब्राह्मण, एक कॉलम होगा अध्येता का, इसके पाठक या अध्ययनकर्ता को क्या कहते हैं, और लास्ट होगा उपवेद, इसका उपवेद क्या है। वैसे उपवेद की चर्चा मैं पूर्व में भी कर चुका हूं। जब मैंने ऋग्वैदिक काल में वेदों की चर्चा की तो मैंने प्रत्येक वेद के उपवेद वहां भी लिखाए थे। शुरुआत करेंगे, सबसे पहला नंबर लिखिए ऋग्वेद। ऋग्वेद यह सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन भी है। ऋग्वेद। अब आप में से कोई बताएंगे कि ऋग्वेद के अंतर्गत कौन से ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं? वेरी गुड।
ऐतरेय और कौशितकी। तो इसको लिख लेंगे। इसके अंतर्गत दो ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी। कौशितकी। ऋग्वैदिक काल में मैंने लिखवा भी दिया था कि इसकी अध्येता को डैश कहते हैं, होत्री या होता। तो अध्येता में लिख दीजिए होत्री। होत्री। और आदित्य जी अब आप बताएंगे कि इसका उपवेद क्या है। आयुर्वेद, वेरी गुड। इसकी भी हम चर्चा कर चुके थे कि इसका उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद ध्यान रख लेंगे। एक बार दोहरा देता हूं। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी, और होत्री इसके अध्येता को कहते हैं, और इसका जो उपवेद है वह आयुर्वेद है। इसको ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा लिखिए यजुर्वेद। यजुर्वेद इसमें कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। कृष्ण यजुर्वेद कहलाते हैं। तो इसमें लिख लेंगे शतपथ और तैत्तरीय। शतपथ और तैत्तरीय। तैत्तरीय। इसके अध्येता में लिख लेंगे अध्वर्यु। इसकी चर्चा पूर्व में भी हो चुकी है। अध्वर्यु। और इसमें कोई एक व्यक्ति बता दें कि इसके उपवेद में क्या आएगा? धनुर्वेद। धनुर्वेद। कई बार विभिन्न परीक्षाओं में ब्राह्मण ग्रंथ जरूर पूछा जाता है। जैसे एक बार मैंने कोई परीक्षा दिया था तो पूछा था कि ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध किससे है, और चारों वेदों के नाम थे, तो ऋग्वेद से हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। लिखिए नंबर 3, सामवेद। सामवेद इसमें क्या सब आ जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ में? सामवेद पंचविश और, अच्छा पंचविश या तांडी कर दीजिए आप इसे। इसको तांडी भी कहते हैं। गलत हो गया ये, रुक जाइए। पंचविश या तांड्य। तांड्य। पंचविश या तांड्य। और इसके अध्येता को क्या कहते हैं? अध्येता। अध्येता उद्गाता। इसके अध्येता को कहते हैं उद्गाता। उद्गाता। और इसका जो उपवेद है वह है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। गंधर्व वेद।
अब एक प्रश्न पूछते हैं कि इनसे, विनीत कुमार जी एक बार लाइव मेरे सामने आ जाइए, वीडियो में आ जाइए। हाँ, आप बताएंगे कि यह जो गंधर्व वेद मैंने लिखा है, इसके रचयिता कौन है? राघव जी? नारद, वेरी गुड। गंधर्व वेद के रचयिता नारद हैं, तो यहां ब्रैकेट में लिख दीजिए नारद कृत। नारद कृत, नारद कृत। हम आगे चलेंगे। चौथा और अंतिम लिखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ, गोपथ। इसके अध्येता को क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। और इसका उपवेद कौन सा है? शिल्प वेद। किसने रचा था इसे? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। एक बार इन तथ्यों को संकलित करके रख लें और इसको बार बार रिवाइज करते रहें ताकि शार्पनेस बनी रहे। एक अभ्यर्थी ने हैंड रेज किया है। ठीक है, ओके। राघव कुमार जी, आपका हैंड रेज है। मैं आगे चलूंगा। हाँ, पूछिए। किस में? विश्वामित्र होगा। विश्वकर्मा शिल्प वेद में होगा। शिल्प वेद में होगा विश्वकर्मा। ठीक है। याद रखेंगे कि इस दुनिया में जो इंजीनियरिंग की कला का उद्भवन हुआ, उसके जनक विश्वकर्मा ही हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। कुछ तथ्य और बचे हुए हैं, उसको हम लिख ही लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसके बाद। लिखिए भाग दूध और तीर का चिन्ह। और इसमें हर्षुकर होगा द में। भाग दूध और तीर का चिन्ह, ये क्या करते थे? लिखवाया है, कर को वसूलते थे। तो इसमें लिख लीजिए तीर का चिन्ह देकर। लिखिए उत्पादन में, उत्पादन में, उत्पादन में राजकीय हिस्से को, राजकीय हिस्से को संग्रह करने वाला, राजकीय हिस्से को संग्रह करने वाला संग्रह करता था। राजकीय हिस्से को संग्रह करने वाला संग्रह करता था। संग्रह करता था। संग्रह करता था।
अब अगला जो पॉइंट है वो है संग्रहिता। ये क्या करता था या कौन सा पद था, कौन बताएंगे? लिखिए, कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। दो तथ्य मैंने भी आपको लिखा है। एक तो लिखाया भाग दूध, हर्षुकार होगा, ध्यान रखिएगा इसमें, इस मात्रा को ध्यान रखिएगा, यह भाग दूध है। तो भाग दूध का कार्य था कि राजकीय कर का संग्रह करना, जबकि जो संग्रहिता है वह कोषाध्यक्ष है। कोषाध्यक्ष अर्थात क्या होता है? वित्त का मैनेजर, प्रभारी, कोष का प्रभारी। आगे चलेंगे। अब मैं आपको संज्ञान के लिए बता दूं कि उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। और कोई मुझे बताएंगे कि चारों आश्रम की चर्चा किस उपनिषद में की गई है? जावला उपनिषद, वेरी गुड। तो हमने इसकी चर्चा भी कर ली है कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की चर्चा जावला उपनिषद में है, वह हमें उत्तर वैदिक काल के व्यवस्था में देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, लिखिए, लिखिए, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। ये चार आश्रम हैं, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। कहते थे कि 0 से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य माना जाता था। 25 से 50 की जो अवधि है वह गृहस्थ आश्रम की अवधि है। 50 से 75 की अवधि वानप्रस्थ की है, यानी वन में प्रस्थान कर जाइए, वहीं जाकर रहिए। और शेष जो अवधि है उसे हम संन्यास आश्रम की संज्ञा देते हैं। एक नोट लिख लीजिए, पहले पूछ लेता हूं, वैसे आप नोट, NOT नोट लिख दीजिए, इसी पॉइंट को लिखवा भी देता हूं। आप में से कोई अभ्यर्थी बताएंगे कि जो संन्यास आश्रम की व्यवस्था है वह किस काल में शुरू हुई थी? इसकी थोड़ी व्याख्या कर देते हैं। जो शुरू से 3 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, यह तो उत्तर वैदिक काल में आ गए थे, लेकिन संन्यास का जो आश्रम जुड़ा है वो बुद्ध काल में आकर जुड़ा है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है, तो नोट में लिख दीजिए। लिखिए, उल्लेखनीय है कि, उल्लेखनीय है कि चौथा आश्रम, उल्लेखनीय है कि चौथा आश्रम अर्थात संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम बुद्ध काल में जुड़ा था, बुद्ध काल में जुड़ा था।
लिख लिया। यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है कि 3 आश्रम तो उत्तर वैदिक काल में आ चुके थे, लेकिन चौथा आश्रम बुद्ध काल में जुड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए। देखिए, वाजसनेयी संहिता में वाजसनेयी संहिता में वाजसनेयी संहिता में कई धान्यों का उल्लेख है। धान्य समझते हैं? धान्य क्या होता है राजेश जी? विनीत कुमार जी? आदित्य जी? कोई बताइए। छोटू कुमार जी? धान्य किसे कहते हैं? धान्य कहते हैं अनाज को, ठीक है, धान्य कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि धन धान्य से संपन्न है, अर्थात धन भी है और धान्य भी है। कई बार हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं पूरक शब्द के रूप में कि धन धान्य से संपन्न व्यक्ति है। तो यह जो वाजसेनेयी संहिता है, इसमें कई धान्यों का उल्लेख मिलता है, जैसे जैसे जौ, चावल, गेहूं इत्यादि। जौ, चावल, गेहूं इत्यादि। हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए शतपथ ब्राह्मण में, अब ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसी से। सुनील जी एक बार सामने आ जाए। आवाज पहुंच रही है? हाँ, आप बताएंगे कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का हिस्सा है? अभी अभी चर्चा हुई है। पंकज जी? शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद। ऋग्वेद में तो लिखवा दिए थे दो, ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद में तैत्रेय और शतपथ। तो इसको याद करके रखिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन हो जाता है कई बार, जब याद नहीं रहता है तो मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्नों में जब मिलान करने की बात हो तो 2-3 याद रहना चाहिए उसमें। हम आगे चलेंगे। हम लिख रहे थे कि शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं की चर्चा है। कृषि की चारों क्रियाओं की चर्चा है। अब चारों क्रियाएं सबको पता ही हैं, तो लिखाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कि जैसे फसल को रोपना, है ना, फसल को काटना, तो जो भी प्रक्रियाएं हैं वो कटाई है, उसके बाद अन्न को अलग करना, वो चारों प्रक्रियाएं उसमें शामिल हैं शतपथ ब्राह्मण में। ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक बिंदु है जो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। वह बिंदु यह है कि ऋग्वैदिक काल में जो राजा थे वह भी कृषि कार्य करते थे, जिसका उल्लेख तब मिलता है जब राजा जनक हल चलाते हुए दिखते हैं उस काल में। तो ध्यान रखिएगा कि जो समाज का अभिजात्य वर्ग था, उच्च वर्ग था, वह भी कृषि कार्यों में हिस्सा लेता था ऋग्वैदिक काल में। लिख लीजिए इसको। लिखिए शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में
उल्लेखित है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है कि राजा जनक ने ये मिथिला के राजा थे, ध्यान रखिएगा, सीता के पिता हैं। राजा जनक ने स्वयं हल से जुताई की थी। राजा जनक ने स्वयं हल से जुताई की थी, हल से जुताई की थी, जो यह दर्शाता है कि शासक और कुलीन वर्ग भी उत्पादन कार्यों में हिस्सा लेते थे। उत्पादन कार्यों में हिस्सा लेते थे। शासक और कुलीन वर्ग भी उत्पादन कार्यों में हिस्सा लेते थे। उत्पादन कार्यों में हिस्सा लेते थे। आदित्य जी, आपका शायद माइक ऑन है। हम आगे चलेंगे। अब हम एक अन्य बिंदु को यहां इंगित करेंगे। आप लिखिए, एक तरफ प्रमुख दर्शन, एक तरफ लिखिए प्रमुख दर्शन और दूसरी ओर लिखिए प्रतिपादक। कई बार दर्शन से प्रश्न उल्लेखित किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। एक तरफ दर्शन, दूसरी ओर प्रतिपादक। पहला लिखिए चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन, ध्यान रखिएगा कि यह भौतिकवाद पर आधारित है। इसी में वह श्लोक है कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा, मतलब पियो पियो और पियो, ऋण लेकर घी पियो, इसकी बात कही जाती है इसमें। चारवाक एक विलक्षण दर्शन है जो कहता है कि इस दुनिया में जो है वो तुम ही हो, इसीलिए संसार के सभी साधनों को स्वयं पर खर्च कर दो, यह चारवाक कहता है। तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा भौतिकवाद, अर्थात यह भौतिकवाद पर आधारित है। भौतिकवाद, और नाम से ही स्पष्ट है कि इसके प्रणेता भी चारवाक ही होंगे। तो प्रतिपादक में भी लिख दीजिए चारवाक। चारवाक। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसने दिया था? कपिल मुनि। वेरी गुड। कपिल मुनि। अब सांख्य में ऐसी क्या बात है कि सांख्य इतना चर्चा में रहता है? तो ध्यान रखिएगा कि सांख्य दर्शन द्वैतवाद की बात करता है। अब द्वैतवाद का अर्थ समझ लीजिए। द्वैतवाद कहता है कि प्रकृति और ब्रह्म दो चीजें हैं, लेकिन ईश्वर नहीं है।
जबकि अद्वैतवाद कहता है कि ईश्वर एक है और यह संपूर्ण जगत मिलाकर ही ईश्वर है। यह अद्वैतवाद कहता है। तो सांख्य दर्शन इस बात पर जोर देता है कि संसार में ईश्वर का अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन प्रकृति और ब्रह्म दो चीजों से मिलकर यह संसार बना हुआ है। और साथ ही यह भी कहता है कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से यह दुनिया बनी है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से यह दुनिया बनी है। तो अभी आप याद रख लेंगे कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि हैं। तीसरा लिखिए, योग दर्शन अथवा योग सूत्र, पतंजलि। योग दर्शन अथवा योग सूत्र, योग सूत्र, पतंजलि। नेक्स्ट लिखिए, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन गौतम। इनका पूरा नाम है महर्षि अक्षपाद गौतम। महर्षि अक्षपाद गौतम। चौथा लिखिए, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, जैमिनी। बिल्कुल सही उत्तर। इसके प्रतिपादक हैं जैमिनी। जैमिनी। नेक्स्ट है उत्तर मीमांसा, बादरायण। तो ध्यान रख लेंगे, ये आपके प्रमुख दर्शन है, बादरायण। उत्तर मीमांसा, बादरायण। एक और ऐड कर लीजिए, एक और लिख लीजिए, इसमें 6 हैं मुख्य रूप से। वैशेषिक, वैशेषिक कनाद। इसके प्रतिपादक हैं कनाद। यदि कहीं पर ऑप्शन में कनाद के बदले उलूक हो तो यह भी सही होगा, नोट करके रख लीजिए, उलूक। यदि कनाद ना हो, उलूक दिया हो, तो उसे भी सही माना जाएगा। हम आगे चलेंगे। अब एक आध बिंदु और बचता है इसमें। जैसे सबसे पहला जो विधि है, कानून है, उसके प्रणेता है मनु, जिन्होंने मनु स्मृति के रूप में सबसे प्रथम कानून का संकलन किया था। जब मैं भारतीय राज व्यवस्था की कक्षा की शुरुआत करूंगा तो आपको यह निश्चित रूप से लिखाऊंगा कि सबसे पहले विधिकार मनु थे। तो अभी आप नोट कर लें, लिखिए, प्रथम विधि निर्माता, प्रथम विधि निर्माता, प्रथम विधि निर्माता मनु थे। मनु थे, मनु थे जिन्होंने, जिन्होंने
मनुस्मृति की रचना की। जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की, मनुस्मृति की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। वेरी गुड, पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, पशुपालन था। अच्छा, नेट खत्म हो जाने के कारण मेरा क्लास बीच में मिस हो गया है। कोई बात नहीं, वीडियो देख लीजिएगा, ये अपलोड कर दिया जाएगा। हम आगे चलेंगे। एक संस्कृत का प्रसिद्ध श्लोक है, अस्तो मा सद्गमय। इसका अर्थ क्या होता है? आप सभी ने इसको बार बार कहीं न कहीं उद्धृत देखा होगा, अस्तो मा सद्गमय। इसका अर्थ होता है कि हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर एवं अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और ध्यान रखेंगे कि इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। लिख लीजिए, लिखिए, अस्तो, कौन सा उपनिषद? कौन सा? दोबारा एक बार बताइए। बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, बिल्कुल बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, ऋग्वेद का है। लिख लीजिए, लिखिए, अस्तो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय ऋग्वेद के, ऋग्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद के बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, मुझे असत्य से सत्य की ओर, मुझे असत्य से सत्य की ओर एवं अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मुझे असत्य से सत्य की ओर एवं अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ले चलो।
हम आगे चलेंगे। तो आज की कक्षा में हमने वैदिक सभ्यता को समाप्त कर दिया है। वैसे मैं पुनः बता दूं कि जीएस एक ऐसा सेक्शन है जिसमें समाप्त शब्द नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपनी परीक्षा के रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम एक टेक्निकल अंत देने की कोशिश करते हैं कि यदि इतने बिंदुओं पर आपकी तैयारी होती है तो आप निश्चित रूप से रिजल्ट लाने की स्थिति में होते हैं, compete करने की स्थिति में होते हैं। मैंने 3 खंडों में जीएस को डिवाइड कर दिया है, जिसमें एक खंड में स्टैटिक जीएस के 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मिसलेनियस का खंड आता है। जबकि दूसरे खंड में बिहार स्पेशल के साथ जो बिहार का बजट है, जो बिहार की जातीय जनगणना है अथवा कोई सर्वे है, तो बिहार से जुड़े हुए समस्त टॉपिक को हम पार्ट 2 में कवर करते हैं और पार्ट 3 में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से जुड़े हुए समस्त मुद्दों को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। एक हिस्सा टेस्ट सीरीज का भी है जो साथ साथ पूरक के रूप में चलता है और इसी तरह से हम कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। अगली कक्षा में 6ठी सदी ईसा पूर्व क्रांति के युग नामक चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम भारत के 16 महाजनपदों की चर्चा करेंगे, जिसकी चर्चा अंगुत्तर निकाय में भी है, भगवती सूत्र से मिलता है। तो सभी अभ्यर्थी एक बार इस खंड को पढ़ के आ जाएं, ताकि जब हम अगली कक्षा लें तो आपको विभिन्न बिंदुओं पर आप जवाब देने की स्थिति में हों। आप में से कितने अभ्यर्थी यह बता सकते हैं कि भारत के 16 महाजनपद कौन कौन से थे? एक बार देख लीजिएगा। काशी, कौशल, अंग, मगध, वृज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। यह 16 महाजनपद थे, तो याद हो जाएगा। और यदि इसकी राजधानी भी साथ में याद हो तो थोड़ा सा समझना सहज हो जाता है। खास करके जब हम हरण्यक वंश, मौर्य वंश इत्यादि की चर्चा करते हैं तो उस समय आपको बड़ी ही सुलभता और सहजता होगी। तो एक बार देख लेंगे। यदि आप पढ़कर आएंगे तो निश्चित तौर पर क्लास में आपका परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। सभी को शुभ रात्रि और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। आप लेफ्ट हो सकते हैं।